कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। चलिए आज हम बात करते हैं 2018 के बोर्ड में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले फर्स्ट सीटिंग देखेंगे, उसके बाद सेकंड सीटिंग का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2022 में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग को इन सारे प्रश्नों पर पहले से प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट सीटिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा दिखाने के लिए करते थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से सभी। तो किसका उपयोग किया जाता था? तो अवतल दर्पण का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बताइए अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों अवतल लेंस को कहा जाता है? क्योंकि अवतल लेंस कुछ इस टाइप का होता है नहीं, और यहाँ से किरणें आकर के और क्या हो जाती है, तो अपसारित हो जाती है, दूर दूर चली जाती है और लगता है कि कहीं से आ रही है नहीं, तो इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पक्षमाभी पेशियां, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी है नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर डी है रेटिना। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, मोतियाबिंद। जरा दूरदर्शिता को जो है हम लोग बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लगे रहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है जी? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी या दर्पण और बिंब के बीच की दूरी? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी मापने की जरूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या उसका अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कैसे कि सबसे निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ना, उससे दूर रहेगा तभी दिखेगा हमें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जी? तो देखिए उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब की ओर होगी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वह ऊपर की ओर होगा, तभी ना उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात
परिवर्तन होगा। बताइए कितने परिभ्रमण, कितना बार घूम लेगा कि परिवर्तन होगा? कितना बार घूम लेगा कि परिवर्तन होगा? तो आधा बार घूम लेगा तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। नहीं पढ़ा है ना आपने कि आधा चक्कर ऊपर जाता है, 2 अर्धवलय होता है विभक्त। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है? बताइए क्या होगा? तो इसके सिरों की सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। कोई भी लंबी परिनालिका लीजिए, उसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर बनाना है जी, तो अवतल दर्पण चाहिए ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी किसको सुरक्षित करना था? मिट्टी को? नहीं तो वृक्ष को, जल को, बिजली को? क्या हो जाएगा? तो वृक्ष को सुरक्षित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए वो भौतिकी वाला सेक्शन था। अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री वाले सेक्शन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है? बताइए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल 2 का उपयोग जो है दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Na2SO4 और BaCl2 से बन रहा है BaSO4 और N2NaCl। बताइए इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अच्छा एक बात यहाँ पे मिला रहे हैं लोग, SO4 इसमें Na के साथ है, इसमें Ba के साथ है। इसमें किसके साथ है? Ba के साथ है। बीच में यहाँ पे तीर का निशान छूट गया है। इसके बाद Cl यहाँ पे Ba के साथ है, यहाँ पे Na के साथ है, यानी दोनों का विस्थापन हो गया है। तो कौन सी क्रिया है जी? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जब भी दोनों का विस्थापन हो जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा भी है, उसका उपयोग जो है दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH वैल्यू क्या होगा? Na2CO3 का pH वैल्यू क्या होगा? बताइए क्या होगा? 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि Na2CO3 है ना, यानी सोडियम का कार्बोनेट है। और सोडियम का कार्बोनेट हो तो उसका, सोडियम या किसी भी धातु का कार्बोनेट हो तो उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होता है इसका मतलब है कि उसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बताइए। बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बताइए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। आपको पता भी होगा जिंक की परत, माने लोहा और इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो गैल्वनाइजेशन। नहीं, ये सभी आपको बहुत आसानी से ध्यान में रहने चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है? किससे? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके? तो जिप्सम को। किसको? जिप्सम को। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद होगा, CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम का भी याद होगा, CaSO4 × 2H2O। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। अच्छा एक बात बताइए, ओन है, ओन माने कीटोन। कीटोन का क्या होता है जी? ध्यान में होगा आपको, CO होता है ना, तो CO ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। CO ग्रुप।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो ना, तो होता है CH3COOH। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है तो एथेन लिखेंगे, COOH ग्रुप लगा हुआ है तो एथेनोइक हो जाएगा, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल या एसिड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघट्य बनाया जाता है, इनमें से सभी क्या बनाया जाता है जी। तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनोड। और शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है जी, बताइए कमेंट में जरूर करके बताइएगा, कैथोड बनाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। डॉबराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, किसने। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। बात करें कि डॉबराइनर ने क्या दिया था, तो त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था। और मेंडलीफ ने क्या दिया था, तो इन्होंने आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया, मेंडलीव ने। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया, मेंडलीव ने। अच्छा आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है, मेंडलीफ को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके फलन होता है। आधुनिक के अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार नहीं, तो आधुनिक के अनुसार परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। अब मेंडलीफ के अनुसार पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। अच्छा लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि वह क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है जी, OH माइनस। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH माइनस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अब आते हैं जीव विज्ञान के सेक्शन पे, बायोलॉजी के। क्वेश्चन पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल के वहन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो किसके वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन के वहन के लिए नहीं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है, ATP को। किसको जाना जाता है, ATP को। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP कितने अणुओं का बना होता है, 3 कार्बन अणुओं का बना होता है। कितने अणुओं का, 3 कार्बन अणुओं का। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सीरा से, रंध्र से, मध्य सीरा से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से होता है जी गैसों का आदान प्रदान, रंध्र से नहीं। कहाँ से होता है, रंध्र से होता है। रंध्र छिद्र होता है ना, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किससे, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। किसके द्वारा जो है पंप किया जाता है, तो आलिंद के द्वारा किया जाता है ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। बताइए, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होना क्या है। जड़ का अधोगामी वृद्धि होना क्या है, प्रकाशानुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन में तो ऊपर वृद्धि होती है ना, जलानुवर्तन में भी नहीं होगा, रसायनानुवर्तन नहीं होगा, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा जी। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं, अग्र मस्तिष्क का भाग है नहीं, तो मध्य मस्तिष्क का नहीं, पश्चिम मस्तिष्क का, हाँ पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा से नहीं हो, ठीक है, जो अपनी इच्छा से हो।
अब देखिए वमन, हम वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा चबाना। चबाना तो ऐच्छिक क्रिया है ना, हमको जब मन करेगा तब चबाएंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं चबाएंगे। अच्छा, लार आना जो है क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि लार जो है कोई भी हमें मनपसंद चीज देखते ही लार आ जाती है। हृदय का धड़कना तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। वमन, उल्टी को क्या हम रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते हैं। चलिए, ये सब क्या है? ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अच्छा, बाना ऐच्छिक क्रिया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। किसके द्वारा, किसमें जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 37 का बी, सॉरी 35 का बी। 36 नंबर है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में। अच्छा, एक बात बताइए, शुक्राणु है तो फिर गर्भाशय और अंडाशय में कैसे हो सकता है? पुरुषों में शुक्राणु तो नहीं होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा वृषण में। देखिए, ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हैं, नहीं भी याद हो तब भी। चलिए, बहुत सारे लोग इनमें सभी देख के टिक कर देंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताइए। परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अच्छा, एक बात बताइए, परागकोश तो निकल के जाता है तो वो कहाँ से फल बना लेगा? वर्तिकाग्र जाकर गिरता है उस पर, उसके बाद वर्तिका के अंदर जाता है, उसके बाद अंडाशय के अंदर जाता है, तो फल कौन बनाता है? अंडाशय बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा स्त्री में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में। अच्छा, स्त्रियों में क्या होता है? एक सेक्स होता है, इसीलिए पूर्ण जोड़ा है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जोड़ा पूछा जा रहा है जी, यहाँ पे कितना पूछा जा रहा है? जोड़ा, कितने युग्म होते हैं? यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। अगर कितना संख्या पूछता ना, युग्म नहीं पूछता तो अब 46 करते, युग्म पूछा है तो 23 करेंगे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो जैविक रूप से प्राप्त हो और उसका निम्नीकरण माने अपघटन उसका हो जाए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए, तो घास, पुष्प और चमड़ा, इसमें चमड़ा कहाँ अपघटनीय होगा? नहीं होगा। इसके बाद है घास, लकड़ी और प्लास्टिक, नहीं। इसके बाद है फसलों के छिलके, केक और रबड़ियों, नहीं होगा। केक, लकड़ी एवं घास, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखते हैं सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन, द्वितीय पाली का। तो आते हैं सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन पे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए, व्यास पूछ रहा है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है जी? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अच्छा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी करा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है जी? तो प्लस होता है, धनात्मक होता है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो धनात्मक में सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, धनात्मक होगा। 8 होगा या 16? तो आधा होता है, तो 32 का दिया कितना होगा? 16 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अच्छा, बिंब का प्रकृति ऋणात्मक है, यानी क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आवर्धन धनात्मक होता तो क्या होता? आभासी और सीधा होता, लेकिन यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ से होता है। कहां से होता है? अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? बताइए। सॉरी, लाल का कह रहे हैं, नीला का होगा। किसका होगा? नीला का। नहीं, इसलिए ना आकाश हमको नीला दिखता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी बार बताएं? 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। अब वही अमेरिका में देखिएगा, रूस में देखिएगा, जापान में देखिएगा तो 60 हर्ट्ज होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच विभवांतर 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा? तो 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 गो है, तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 को भाग कीजिएगा 0.05 वोल्ट होगा, यानी एक मापांक कितना को दर्शा रहा है? तो 0.05 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बात समझे ना? इसमें से क्या कर देंगे, 1 से 0 के बीच में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1 से 0 के बीच में घटा दिया तो 1 आ गया, अब उसको हम लोगों ने 20 से भाग कर दिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? माइक्रो एम्पियर, ध्यान रखिएगा, एक म्यू ए का मतलब होता है, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आपको पता होगा कि क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की होती है। नहीं, कैसे होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मान लीजिए है नॉर्थ है, है साउथ है, तो इधर से इधर की ओर बाहर होता है, तो अंदर कैसे होगा? तो इधर से इधर, साउथ से नॉर्थ, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला और पीला। उदासीन है ना, तो उदासीन किस कलर का होता है जी? काला कलर का होता है। चलिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। दिक् परिवर्तन किस में लगाए रहते हैं? विद्युत जनित्र में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, जल की स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बाकी नाभिकीय ऊर्जा तो हो नहीं सकता है ना, सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, सूर्य से, तापीय ऊर्जा भी ताप से, ज्वालामुखी से होता है वो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केमिस्ट्री पे आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2018 के इस फर्स्ट सेटिंग में भी और सेकेंड सेटिंग में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया। उसमें तो 2 टाइप का क्वेश्चन था इसी से संबंधित। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Zn+CuSO4 और जे से बन रहा है, यहाँ पे तीर का निशान छूट गया है जी। ठीक है, बन रहा है ZnSO4+Cu। अच्छा यहाँ पे देखिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर दिया क्या? तो जब ए को विस्थापित करेगा विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा था, इसमें विस्थापन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं कि हर एक बार एक अभिक्रिया से सवाल आ ही रहा है, इस बार भी आएगा ही। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? नीला को लाल कर दे रहा है तो पीएच वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब है कि यह क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, तो यानी सही आंसर हो जाएगा, अम्ल का 7 से कम होता है ना, यानी 5 हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, मान लो आपको पता नहीं होता कि हाँ कौन अम्ल है कि क्षार है, तब कैसे देखते? तब ऑप्शन से देखते। देखिए बाकी 7 है, उदासीन होना चाहिए, 7 से ज्यादा है दोनों ना, तो ये सब क्षार होना चाहिए। तो एक ही गुण है 7 से कम वाला, तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। रंग परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उदासीन तो नहीं होगा। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइए, आपने तो पढ़ा ही होगा, क ना का, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? पोटेशियम। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? पोटेशियम है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं? तो 3:1 में। HCl का 3 और
नाइट्रिक अम्ल HCl का 3 होता है, HCl और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद होगा HNO3। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3:1 होता है नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब की बार तो गजब ही कर दिया, पिछला बार कीटोन का दिया था, इसमें देखिए इसमें क्या दे दिया, इसमें कहा है कि COH। बताओ तो किसका है? COH किसका है जी? तो आपको पता है एल्डिहाइड का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? तो देखिए प्रोपेन का कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए 3 गो कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 इधर से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब काउंट कर लीजिए 3 3 6 और 4 10, कितने सहसंयोजक बंध है जी? तो 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नहीं, अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं पता चलता तो कैसे निकालते? तो देख लेंगे कि 3 गो कार्बन में कई गो हो सकता है, तो 2 गो हो सकता है, अब बाकी हाइड्रोजन में तो 8 गो भी करेगा, 8 गो 2 गो 10 गो। इसी तरह आप बताइएगा कमेंट में हमें कि C4H10 में कितना होगा, C4H10 में कितना होगा सहसंयोजक बंध। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है जी? घटता है। कल ही के वीडियो में मैंने बताया था, आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन कराया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? बताइए ऊर्ध्व स्तंभ माने खड़ा स्तंभ कितना है, इसका मतलब वर्ग पूछ रहा है, वर्ग कितना है? 18 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद डालता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी NaHCO3 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा उस लड़के को जब मिलाता है? तो कौन सा रंग दिखेगा जी? पीला रंग दिखेगा। कौन सा रंग? पीला रंग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला उजला कलर का होता है। यहाँ पे वो जो विलयन होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। MgO का रंग कैसा होता है? चमकीला उजला। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद हमने यह देखा कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में पहले क्या रखा गया होगा? तो देखिए लोहा जो है जिंक से कम होता है, तो इसीलिए इससे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होगा। किससे अभिक्रिया होगा? FeSO4 ये खुद को क्यों विस्थापित करेगा? Al2SO4 एल्युमिनियम इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट BCuSO4, या इसको विस्थापित कर सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बायोलॉजी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है? बताइए। बैरोमीटर का नहीं, मैनोमीटर का या स्फाइग्नोमीटर का, स्फाइग्नोमैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रोकता है, रक्त थक्का बना के रोकता है? तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, लसिका। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी के कारण जो है क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोडियम की, क्लोरीन की, फास्फोरस की, इनमें से सभी की किसकी जरूरत पड़ती है जी? तो इनमें से सभी की, सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस तीनों की। 30 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का पिछला वाला भाग ना, यानी अनुमस्तिष्क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? तो तना के वृद्धि के लिए, किसमें? तने के वृद्धि के लिए सहायक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी? हाइड्रा क्या है? सबसे पहले बताइए हाइड्रा क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है। और कौन से बहुकोशिकीय में जो है मुकुलन पाया जाता है? हाइड्रा में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बहुकोशिकीय पूछता तो हाइड्रा टिक करते, अगर एक कोशिकीय पूछेगा तो कौन सा टिक करेंगे? एक ईस्ट टिक करेंगे।
30 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण कहाँ बनता है? बाह्य दल में? नहीं तो पंखुड़ी में, पंकुसर में और स्त्री केसर में। कहाँ बनता है जी? तो कहाँ बनता है? पुंकेसर में बनता है। कहाँ बनता है? पुंकेसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिंबवाहिनी। कौन सा है जी? तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मंडल ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा युग में पाया जाता है? तो आपको पता है, नर में अगर कहेगा तो नर में XY, स्त्री में XX। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। किसको करने के लिए? मर्ण को घोलने के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए? इनमें से सभी के लिए। तो किसको लिए किया जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना एक्स पर? बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितने पर देखा जाता है? कितना गुना करके देखा जाता है? तो 45 गुना करके देखा जाता है। कितना गुना? 45 गुना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी। एक्सॉन उसके जो पूरा लंबा पतला वाला निकला रहता है उसको कहते हैं। आवेग तो दूसरा चीज है कि वो आवेग करते हुए जाता है। और द्रुमिका, द्रुमिका किसको कहते हैं? डेंड्राइट्स को कहते हैं, जो नहीं निकला रहता झाड़ की तरह। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम। घास गेहूं को खा सकता है क्या? नहीं, गलत हो गया ये। अच्छा दूसरा देखिए, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी और मानव। घास बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ये सही हो सकता है। बकरी गाय, गाय तो नहीं खा सकता है बकरी को। घास, बकरी, मछली। मछली कहाँ खा सकता है? या बकरी भी मछली को नहीं खाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को 2018 का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाता है, आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है वो भी अंदाजा लग जाता है। आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तब तक के लिए रहने देंगे, बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।